स्टूडेंट्स, हम बात करेंगे आज मनोविज्ञान के फर्स्ट पेपर में फर्स्ट चैप्टर से शुरुआत करते हैं। पेपर है हमारा एबनॉर्मल साइकोलॉजी यानी असामान्य मनोविज्ञान। फर्स्ट ईयर में हमने पढ़ा था सामान्य मनोविज्ञान, यानी सामान्य मनोविज्ञान में हमने पढ़ा था हमारी पर्सनैलिटी, मेमोरी, लर्निंग्स, परसेप्शन, इमोशंस, मोटिवेशन, इन सब चीज़ों के बारे में पढ़ा था। आज हम बात करेंगे कि हमारा व्यवहार जो है कभी कभी असामान्य हो जाता है। जिस तरह हम शारीरिक रूप से बीमार होते हैं, उसी तरह कई बार हम मानसिक रूप से भी बीमार होते हैं। तो यह एक मनोविज्ञान की एक अलग फील्ड है, बहुत बड़ी फील्ड है, जिसको हम असामान्य मनोविज्ञान या मनोव्याधिकी कहते हैं। सबसे पहले हम इसके पहले चैप्टर पे आते हैं, जिसमें हम बात करेंगे मेंटल डिसऑर्डर्स यानी कि मानसिक विकार किसको कहते हैं, उसकी परिभाषा और क्या क्या संकेत या क्या चिन्ह होते हैं कि हमें पता चले कि हमारे व्यवहार में असामान्यता आ रही है। और इसी के साथ जो असामान्य व्यवहार या जो मानसिक विकार थे उनका वर्गीकरण किया गया कि किस कैटेगरी में कौन सी बीमारी आती है। तो ये दो तरह के क्लासिफिकेशन थे, जिसको हम DSM-5 और ICT कहते हैं 10। DSM-1 स्टार्टिंग में आया, धीरे धीरे उसमें जब संशोधन किए गए तो आज अभी लेटेस्ट है DSM-5, जिसको कि हम डायग्नोस्टिक स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिजीज या डिसऑर्डर्स कहते हैं। दूसरा ICD यानी इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन सिस्टम ऑफ डिजीज, इसका भी हम 10th वर्जन हम पढ़ेंगे। उसी के साथ इन मानसिक विकारों को दूर करने के लिए जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स कहलाते हैं। और कौन कौन से मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स काम करते हैं हम इसके बारे में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले बात करते हैं कि असामान्य मनोविज्ञान का इतिहास कैसे, किस तरह से असामान्य मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई, कि मानव व्यवहार जब असामान्य हो रहे हैं तो उसका अध्ययन किस तरह से किया गया, क्या हम विकारों को किस तरह से दूर करते थे, इसका इतिहास इसके पीछे क्या रहा है। सबसे पहले जो है किस्कर ने 1985 में असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास को 3 भागों में बांटा था। सबसे पहला है पूर्व वैज्ञानिक काल, जो कि पुरातन समय से लेकर के 1800 तक का था। उसके बाद आज असामान्य मनोविज्ञान का आधुनिक उद्भव, जो कि 1801 से लेकर के 1950 तक था, और 1951 से लेकर के आज तक का मनोविज्ञान। सबसे पहले हम बात करते हैं प्री साइंटिफिक पीरियड की, यानी कि पूर्व वैज्ञानिक काल। उसमें सबसे पहले हमारे बात करते हैं हम पाषाण युग की। पाषाण युग जो था, उस समय एक बहुत इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हुआ करता था जिसको जीववाद कहा जाता था। इससे प्रेरित विचारों में असामान्य व्यवहार के ट्रीटमेंट की पृष्ठभूमि देखी जाती है। सबसे पहले ग्रीक, चीन और मिस्र आदि देशों में कुछ हेब्रुज निवासी हुआ करते थे। उनका विचार था कि जब व्यक्ति में ईश्वर की कृपा हट जाती है तो ईश्वर के अभिशाप या दंड के परिणाम स्वरूप व्यक्ति में असामान्य व्यवहार उत्पन्न हो जाता है और व्यक्ति किसी अपदूत के, यानी कि भूत पिशाच हैं, इनके चंगुल में फंस जाता है। इस तरह से जीववाद की विचारधारा के अनुसार संसार की प्रत्येक वस्तु, हवा, पानी, पेड़ पौधे, पत्थर, सभी में सुपर नेचुरल स्पिरिट्स होती हैं और इन सब में मूवमेंट इसलिए होता है क्योंकि उनके भीतर कुछ स्पिरिचुअल बीइंग्स यानी सुपर नेचुरल जो बीइंग्स होती हैं या देवताओं का वास होता है, और इसी कारण पेड़ पौधे बढ़ते हैं, पत्थर लुढ़कते हैं, नदी, झरने, हवा बहती है। तो उनका मानना था कि जब भी व्यक्ति में असामान्य व्यवहार दिखता है, उसका मूल कारण होता है कि उसके भीतर किसी आत्मा या
एविल स्पिरिट का यानी भूत पिशाच अपदूत का प्रवेश उसमें हो गया है, जिसको पिशाच आधिपत्य की संज्ञा दी गई। धीरे धीरे उसमें इनके इलाज के लिए कुछ विधियां प्रचलित हुई, जिसको कि अपदूत निरासन कहा जाता है, यानी एक्सोरिसिज्म, ट्रिफाइनेशन यानी अपदूत ये इस तरह की विधियां थी जो लोगों में से उन बुरी आत्मा को बाहर निकालने के लिए प्रयोग में लाई जाती थी। यानी अपदूत में किसी बुरी आत्मा को बाहर निकाला जाता था, जिसमें प्रार्थनाएं की जाती थी, जादू टोना किया जाता था, नॉइस मेकिंग यानी झाड़ शोरगुल मचाया जाता था कि वो प्रेत आत्मा बाहर निकल जाए, झाड़ फूंक की जाती थी, व्यक्ति को कोड़े लगाए जाते थे, भूखा रखा जाता था, बहुत सारी उसको शराब में मिला करके कुछ पॉजिटिव्स तैयार किए जाते, शोधक तैयार किए जाते थे, वो उसको खिलाए जाते थे। यानी कि बहुत सारे कष्ट उस व्यक्ति को दिए जाते थे। उनका मानना था कि अगर इस तरह के कष्ट देंगे तो वो बुरी आत्मा स्वतः ही बाहर चली जाएगी और व्यक्ति का असामान्य व्यवहार जो है वो खत्म हो जाएगा। इसी तरह ट्राइफाइनेशन विधि जो थी, इसमें जो मानसिक रोगों से ग्रस्त व्यक्ति होता था उसके अंदर से बुरी आत्मा को बाहर निकाला जाता था। उसमें नुकीले पत्थरों से मार मार कर व्यक्ति की खोपड़ी में छेद किए जाते थे और उनका मानना था कि खोपड़ी में छेद करने से बुरी आत्मा बाहर निकल जाती है और व्यक्ति स्वस्थ हो जाता है। उसके बाद में हमारे आते हैं प्रारंभिक दार्शनिक और मेडिकल विचारधाराएं, जिसमें हमारे हिपोक्रेटस, प्लेटो, अरस्तु तथा रोमन चिकित्सक एस्क्लेपिडियस, सिसरो, एरेटियस और गैलेन आदि प्रमुख थे। उन्होंने जो है धीरे धीरे वैज्ञानिक विचारधारा का विकास हुआ और उन्होंने एक रैशनल या विवेकपूर्ण विचारधारा असामान्य व्यवहार के संबंध में बनाई। इसका श्रेय जो है हिपोक्रेटस को जाता है। उन्होंने एक बहुत क्रांतिकारी विचार दिया था कि मानसिक रोग या शारीरिक रोग उनकी उत्पत्ति कुछ स्वाभाविक कारणों से होती है, ना कि शरीर में किसी बुरी आत्मा के प्रवेश से होती है, जैसा कि पहले समझा जाता था। हिपोक्रेटस की इस विचारधारा को प्रकृतिवाद कहा जाता था। इसमें हिपोक्रेटस ने कहा कि जब मानसिक रोग उत्पन्न होते हैं तो वो किसी स्वाभाविक कारण से उत्पन्न होते हैं। जिस तरह शारीरिक रोग में व्यक्ति की देखभाल करने की जरूरत होती है, उसी तरह यहाँ पे भी मानसिक रोगी जो है उसको ह्यूमन केयर, टेक केयर की आवश्यकता होती है। इस पर उन्होंने जोर दिया। उन्होंने जैसे व्यक्ति की बौद्धिक क्रियाएं हैं जिसमें उसका के विभिन्न अंग जैसे मस्तिष्क है, जिसमें कि सारी मानसिक विकृतियां जो हैं उनका मूल कारण उन्होंने माना कि मस्तिष्क में विकृति आ जाती है। जैसे उन्होंने कई तरह की बीमारियों को वर्णित किया, जैसे उन्माद यानी मैनिया, विषाद, मेलनकोलिया, उन्मुत्तता, ब्रेन फीवर, इस तरह की बीमारियों के बारे में उन्होंने बात की। उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सब मानसिक रोगियों के व्यक्तित्व को समझने के लिए जो है उसके स्वप्न जो हैं वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। वंशानुक्रम है वो बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अगर मस्तिष्क में कुछ आघात लग जाए और व्यक्ति के जो सेंसरी और मोटर काम हैं यानी संवेदी और पेशीय कार्य हैं उससे संबंधित बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं। उसके इलाज के लिए उन्होंने कहा कि हमारे शरीर में 4 तरह का पित्त पाया जाता है, जैसे काला पित्त, पीला पित्त, खून और श्लेष्मा। इन सब का अगर संतुलन हमारे शरीर में नहीं होता है, अगर वो संतुलन बिगड़ जाता है तो व्यक्ति में मानसिक रोगों की उत्पत्ति हो जाती है। उसके बाद प्लेटो आए, अरस्तु आए। उन्होंने कहा कि मानव व्यवहार को सीखने के लिए या उसको सही ढंग से समझने के लिए सभी तरह के मानव व्यवहार में उन्होंने शारीरिक आवश्यकताओं पर बल दिया। उन्होंने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में कहा कि इस व्यक्ति की बौद्धिक और अन्य क्षमताएं जो होती हैं
उनमें व्यक्तिगत भिन्नता होती है, यानी हर व्यक्ति अपन अलग अलग क्षमता का होता है और व्यक्ति का व्यवहार और उसका चिंतन उसके सामाजिक सांस्कृतिक कार्यों पर निर्भर होता है या उनके द्वारा निर्धारित होता है। प्लेटो का विचार था कि मानसिक रोग तथा असामान्य व्यवहार जो है अंशतः दैवीय कारकों से भी निर्धारित होते हैं। उसके पश्चात हमारे अन्य दार्शनिक आए जिन्होंने कहा कि जो मानसिक विकार हैं उसके लिए जैसे नाचना, गाना, संगीत, पार्क में घूमना आदि इस तरह के ट्रीटमेंट दिए गए, उनको कसरत करवाई गई, जल चिकित्सा दी गई, कम भोजन तथा विभिन्न अन्य परिस्थितियों में रखा गया। इसी तरह एस्क्लेपिडियस तथा सिसरो जो थे, एरेटियस, गैलन, इन्होंने बहुत सारे मानसिक रोगों पर अध्ययन किया और एस्क्लेपिडियस ने सबसे पहले कहा कि जो तीव्र तथा चिरकालिक यानी कि क्रॉनिक जो मानसिक रोग हैं उनके बीच में उन्होंने अंतर किया, जैसे भ्रम, विभ्रम और व्यामोह यानी इल्यूजन, हेलुसिनेशन और डेल्यूजन, इन तीनों के बीच उन्होंने अंतर स्पष्ट किया। सिसरो जो थे उन्होंने कहा कि व्यक्ति में जब शारीरिक रोगों की उत्पत्ति होती है तो इमोशनल फैक्टर जो है व्यक्ति का बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसी तरह एरेटियस ने कहा कि व्यक्ति में जब उन्माद या विषाद जो बीमारी होती है वो एक तरह से साइकोलॉजिकल एक्सप्रेशन है। जब उनका मानना था कि जब व्यक्ति चिड़चिड़ा होता है, आक्रोशित हो जाता है तो उसमें उन्माद जैसा मानसिक रोग उत्पन्न होने की संभावना हो जाती है, और जब व्यक्ति सुस्त हो जाता है, गंभीर प्रकृति का हो जाता है तो उसमें विषाद यानी डिप्रेशन जैसे रोगों की होने की संभावना हो जाती है। इसी तरह गैलन जो थे उन्होंने कहा कि मानसिक रोगों की दो तरह की कैटेगरियां होती हैं, मानसिक कारण और शारीरिक कारण। मानसिक रोगों के कारण मस्तिष्क में कोई दुर्घटना हो जाना होता है, बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना हो जाता है, डर हो जाता है, कोई आघात लग जाता है, आर्थिक मंदता, प्रेम में निराशा, मासिक धर्म में गड़बड़ी आदि अन्य कारक उन्होंने बताए। एक तरह से 2000 ईस्वी से 500 ईस्वी तक जो है अंधकार युग कहा जाता है असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास का उसको। उसके बाद हमारी मध्य युग की शुरुआत होती है। मध्य युग की शुरुआत जो थी उसमें 1792 AD में सबसे पहले एक मेंटल हॉस्पिटल खोला गया था और यहाँ पे चिकित्सक जो थे उनको चिकित्सकों का राजकुमार कहा जाता था, एविसिएना जिसका नाम था, और उन्होंने अपनी एक बुक लिखी द कैनन ऑफ मेडिसिन। उसमें उन्होंने बहुत सारे मानसिक रोगों जैसे हिस्टीरिया, मिर्गी, उन्माद, विषाद आदि का अध्ययन किया और उनके लिए मानवीय उपचारों यानी ह्यूमन ट्रीटमेंट की बात की। उसके बाद आता है मध्य युग में पिशाचिकी। इस मध्य युग में जो है जब अंधकार युग की शुरुआत हुई, रोमन और ग्रीक सभ्यताएं समाप्त हो गई और जब क्रिश्चियनिटी का यानी ईसाईयत धर्म का उदय हुआ, तब एक बार फिर मानसिक जो रोग थे उनको ये माना गया कि ये शैतानी शक्तियों और ईश्वर का प्रकोप होता है। उन्होंने सामूहिक पागलपन की संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि एक यूरोप में एक महामारी की तरह से फैल गई है जिसको कि सामूहिक पागलपन की संज्ञा दी गई। इससे बाहर आने के लिए लोग मिलकर असंगत व्यवहार करने लगते हैं, जैसे उछलना, कूदना, रोना, कपड़े फाड़ना एक दूसरे के,
ये सब काम अपने घरों से बाहर निकल के लोग करने लगे थे। इसी तरह इटली में इस तरह की घटनाओं को डांसिंग मैनिया की संज्ञा दी गई या टैरेंटिटिज्म या नृत्योन्माद की संज्ञा दी गई। उसके बाद में एक और मानसिक बीमारी फैली जिसे वक्रोन्माद की संज्ञा दी गई। इसमें ऐसा लोगों को लगता था कि जो भी मानसिक रोगी है वो एक भेड़िए के रूप में बदल जाता है और भेड़िए के समान ही बोलता है, उछल कूद करता है। तो उस दौरान जो है सामूहिक पागलपन को यानी हिस्टीरिया, वक्रोन्माद, नृत्योन्माद जो था एक चरम के ऊपर था और इन मानसिक रोगों के उपचार का जिम्मा जो था ईसाइयों के पादरियों के ऊपर आ गया था और उन्होंने वही पुराने तरीके इस्तेमाल किए, जैसे अवधूत निरासन विधि का सहारा लिया, प्रार्थनाएं, धार्मिक जगहों पे भ्रमण, पवित्र जल से स्नान कराना, झाड़ फूंक आदि, ईश्वर में ज़्यादा दृढ़ विश्वास रखना, इन सब चीज़ों से उपचार की जिम्मेदारी पादरियों पे आ गई। उसके बाद हमारे पास आते हैं मानवीय दृष्टिकोण। मानवीय दृष्टिकोण जब 16वीं शताब्दी प्रारंभ हुई उस दौरान हुआ जब ईश्वर परक, आध्यात्मिक तथा अंधविश्वासपूर्ण जो विचारों थे उनके प्रति पादरियों और पुजारियों का जो मानवीय दृष्टिकोण था उसके विरुद्ध आवाज उठने लगी और चिकित्सा विज्ञान में लोग अंधविश्वासों और इन अमानवीय दृष्टिकोणों को गलत बताने लगे। धीरे धीरे कहा कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है जिसका कि इलाज नहीं हो सकता है, तो मानसिक बीमारी का भी उपचार होना चाहिए। तो इस तरह इस संबंध में एक मानवीय दृष्टिकोण उत्पन्न होने लगा। इस दृष्टिकोण के एक प्रमुख चिकित्सक थे पैरासेल्सस, जो कि एक स्पेनिश चिकित्सक थे और उन्होंने इन अंधविश्वासों और अमानवीय दृष्टिकोणों के खिलाफ उन्होंने आवाज़ उठाई और उन्होंने बहुत सारे मानसिक रोगियों और तथा इमोशनली जो डिस्टर्ब लोग थे उनके ह्यूमन ट्रीटमेंट पर बल दिया। उन्होंने कहा कि जो मध्य युग में जो डांसिंग मैनिया था वो किसी भी दुष्ट आत्मा के प्रवेश करने से नहीं होता था, ये बल्कि एक तरह का रोग है जिसका कि उपचार मानवीय ढंग से होना चाहिए। इसमें उन्होंने मूल प्रत्यात्मक तथा आध्यात्मिक स्वभाव से इनके बारे में चर्चा की। उन्होंने शारीरिक चुंबकीय विधि के ऊपर बल दिया। ये जो शारीरिक चुंबकीय विधि थी यही विधि आगे चल करके हमारी हिप्नोसिस कहलाई, यानी सम्मोहन विधि कहलाई। हालांकि जो पारसेल्सस थे उन्होंने शैतानी या आत्मा, किसी बुरी आत्मा के आने के विचार का तो खंडन किया, लेकिन फिर भी उन्होंने असामान्यता की जो व्याख्या की उसमें उन्होंने कहा कि नक्षत्रीय प्रभाव होते हैं, चंद्रमा व्यक्ति के मस्तिष्क पर एक तरह का सुपरनेचुरल प्रभाव डालता है जिसके कारण व्यक्ति असामान्य व्यवहार या मानसिक रोग उसमें उत्पन्न हो जाते हैं। तो उसके बाद आए हमारे जोहान बेरियर। उन्होंने एक पुस्तक प्रकाशित की थी 1563 में जिसे डिसेप्शन ऑफ डेमन कहा जाता है। उसमें उन्होंने कहा कि मानसिक रोग किसी भी बुरी आत्मा के प्रभाव से ग्रसित नहीं होता, ना कोई जादू टोने में निपुण होता है, बल्कि मानसिक या शारीरिक रूप से बीमार व्यक्ति होते हैं जिसका सही उपचार मानवीय तरीकों से होना चाहिए। उसके बाद रेजिनॉल्ड स्कॉट जो थे वो आए। वो भी एक चिकित्सक थे और उन्होंने पिशाचिकी तथा जादू टोना इन सब का पर्दाफाश किया और उन्होंने कहा कि मानसिक रोग एक प्रकार के रोग हैं और अपनी एक पुस्तक थी डिस्कवरी ऑफ विचक्राफ्ट, उसमें उन्होंने बताया कि किसी बुरी आत्मा से मानसिक रोग नहीं होते हैं, बल्कि ये भी एक प्रकार का शारीरिक रोग की तरह ही है जिसका इलाज होना चाहिए।
हालांकि इंग्लैंड के राजा जेम्स वन ने उनकी पुस्तक पे प्रतिबंध लगा दिया था। उसके बाद एक और चिकित्सक आए, फिलिप पिनेल, जो कि एक फ्रेंच चिकित्सक थे और जिनको कि मॉडर्न साइकेट्री का पिता कहा जाता है, फादर ऑफ मॉडर्न साइकेट्री कहा जाता है। उन्होंने बहुत सारे कुछ सक्रिय प्रयास किए। उसी के बाद उनको बहुत सारे अस्पतालों का चार्ज दिया गया और उन्होंने मानसिक रोगियों की इस तरह की व्यवस्था कराई, उनका इलाज किया, जिसके परिणाम बहुत अच्छे निकले। और उनके एक शिष्य थे विलियम टर्क, उन्होंने भी उसी समय, विलियम टर्क ने जो है मानसिक एक अस्पताल खोला था जिसको यॉर्क रिट्रीट कहा जाता था, और मानसिक रोगियों के उपचार के लिए उन्होंने काफ़ी कदम उठाए। अब आता है आधुनिक उद्भव असामान्य मनोविज्ञान का। जो पिनेल तथा टर्क ने जो मानवीय उपचार की विधियां अपनाई थी वो काफ़ी समय से चल रही थी। उसके बाद बेंजामिन रश जो थे, उन्होंने एक अस्पताल खोला। वहाँ इन रोगियों का मानसिक उपचार होने लगा, उनके लिए अलग से वार्ड तैयार किए गए, उनका मनोरंजन करने के लिए अलग अलग साधन रखे गए, उनको उनकी पसंद के काम करने के लिए प्रेरित किया गया। जो पुरुष और स्त्री मानसिक रोग थे उनके लिए अलग अलग वार्ड बनाए गए और ज़्यादा से ज़्यादा उनके मानवीय व्यवहार करने पर बल दिया जाता था। 1812 में उन्होंने अपनी एक पुस्तक भी लिखी जिसमें मानसिक रोगियों के उपचार को अधिक आधुनिक बनाने पर बल दिया गया। इसी प्रकार डोरोथिया डिक्स, जो एक महिला शिक्षिका थी, उन्होंने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन। मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान आंदोलन, इसमें उन्होंने बहुत प्रयास किए और मानसिक रोगियों के प्रति हर मानवीय प्रयासों को उसमें उन्होंने सम्मिलित किया। इस आंदोलन में उन्होंने जो मानसिक रोगी थे उनको बंधन मुक्त कर दिया और ऐसे रोगियों को ऐसे वार्ड में रखा जाता था जहाँ पे खुले हों, हवा, धूप सब अच्छी तरह से आती हो, और उनकी नैतिकता के स्तर को बढ़ाने के लिए कुछ पॉजिटिव एक्टिविटीज़ उनसे करवानी शुरू कर दी, जैसे खेती बाड़ी करना, बढ़ईगिरी करना, या ऐसे काम जिनमें उनको मज़ा आता हो करने का प्रयास कराया गया। उन्होंने बहुत सारे अस्पताल खुलवाए और मानसिक रोगियों के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य किए गए, जिसके लिए उन्हें अमेरिकी सरकार द्वारा महिला सुधारक के रूप में एक सबसे बड़ा उदाहरण माना गया। उसके बाद धीरे धीरे हमारे फ्रांस, जर्मनी, ऑस्ट्रिया सभी जगह असामान्य मनोविज्ञान से संबंधित अध्ययन होने लगे। एनिमल मैग्नेटिज्म पे भी कार्य होने लगा। बहुत सारे ऐसे काम किए गए जिसमें रोगियों में बेहोशी जैसी मानसिक स्थिति उत्पन्न की जाती थी, और उसके बाद उसको जैसे मैस्मरिज्म किया गया, जिसे इसी को बाद में हिप्नोसिस की संज्ञा दी गई, क्योंकि ये सब काम मैस्मर ने किए थे इसलिए मैस्मरिज्म। एंटन मैस्मर ने किए थे। यहाँ मैस्मर ने बहुत सारे प्रयास इस तरह के किए गए कि जो मनोस्नायु विकृतियाँ थी, यानी कि साइकोन्यूरोसिस जो थी, यानी कि जो हमारे मन से संबंधित जो चीज़ें थी, उनको असामान्य मनोविज्ञान में एक अलग विशेष रोग माना जाने लगा और उसके लिए अलग उपचार विधियां बनाई गई, सम्मोहन का प्रयोग किया गया, और सम्मोहन उस समय की एक प्रमुख विधि के रूप में
काम आने लगी। इसी तरह शार्को जो थे, उन्होंने पेरिस में एक बहुत बड़ा अस्पताल बनवाया, जो कि एक तंत्रिका विज्ञानी थे। उन्होंने हिस्टीरिया रोगों के संबंध में हिप्नोसिस का प्रयोग किया। उनका मानना था कि जो मानसिक रोग हैं, उनका मूल कारण मस्तिष्क में आघात होना, यानी हमारे ब्रेन में कोई इंजरी पहुंचना होता है। शार्को ने अपने दो बहुत महत्वपूर्ण व्यक्ति थे जिनको उन्होंने प्रशिक्षित करना था, जिसके लिए मनोविज्ञान बहुत उनका आभारी है। एक थे सिगमंड फ्रायड और दूसरे पायरे जेनेट। ये दोनों उनके शिष्य थे। अब फ्रांस के अलावा जर्मनी में भी बहुत सारे महत्वपूर्ण कार्य हुए असामान्य मनोविज्ञान के संबंध में। विलेहम ग्रिनसिंगर तथा एमिल क्रैपलिन, ये दो लोग थे जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण काम किए। इन दोनों चिकित्सकों ने मानसिक रोगों को एक दैहिक आधार मानते हुए इस बात पे बल दिया था कि जैसे शारीरिक तथा मानसिक बीमारी दोनों का स्वरूप लगभग समान होता है, जिस तरह से शरीर में कोई विशेष अंग में कुछ विकार आ जाता है, उससे शारीरिक बीमारी होती है, उसी तरह मानसिक बीमारी भी किसी हमारे अंग विशेष में कोई विकृति आने के फलस्वरूप उत्पन्न होती है। इसलिए इन्होंने असामान्य मनोविज्ञान के इतिहास में इनके दृष्टिकोण को असामान्यता का अवयवी दृष्टिकोण या ऑर्गेनिक व्यू पॉइंट कहा जाता है। उसके बाद मैंने एडोल्फ मेयर आए, जिन्होंने जो दृष्टिकोण दिया था उसको साइकोबायोलॉजिकल व्यू पॉइंट कहा गया। इनका विचार था कि असामान्य व्यवहार शारीरिक और मानसिक दोनों कारणों से होता है और उनका उपचार भी मानसिक और दैहिक दोनों आधारों पर किया जाना चाहिए। इसी तरह धीरे धीरे वो एक विश्वविद्यालय में साइकेट्री के प्रोफेसर नियुक्त हुए और उन्होंने एक क्लिनिक खोला। उसके बाद उनके सिद्धांत को साइको बायोसोशल थ्योरी भी कहा जाता था, जिसमें उन्होंने कहा कि मानसिक रोगियों की उपयुक्त चिकित्सा तभी संभव होती है जब उनके जैविक पदार्थों जैसे हार्मोन, विटामिन आदि का संतुलन करते हुए उनके घरेलू उपचार में हम उनके पारस्परिक अंतर परस्पर संबंधों को भी हम सुधारें, तभी सफलतापूर्वक हम किसी मानसिक रोगी का इलाज कर सकते हैं। इसके बाद आता है आज का असामान्य मनोविज्ञान, यानी 1951 से लेकर के अब तक का। धीरे धीरे 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हमारे बहुत सारे अस्पताल खोले गए, जहाँ पे अस्पतालों के हालात जो थे ज़्यादा अच्छे नहीं थे, तो धीरे धीरे ऐसे अस्पताल खोले गए जहाँ खुली हवा को मिलती थी, जिनका नाम एक अलग से हॉस्पिटल बनाए गए। उनका नाम सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य केंद्र रखा गया और इनका उद्देश्य यह होता था कि उनका मानसिक ढंग से जो है, मानवीय ढंग से उनका अच्छे से उपचार किया जाए। उसमें 5 तरह की सेवाएं हमारे सम्मिलित की गई। इन अलग अलग सेवाओं में जैसे इमरजेंसी केयर, आपातकालीन देखभाल सम्मिलित थी, अल्पकालीन अस्पताली सेवा यानी शॉर्ट टर्म हॉस्पिटलाइजेशन, आंशिक अस्पताली सेवा यानी पार्शियल हॉस्पिटलाइजेशन, आउट पेशेंट केयर यानी जो आउटडोर पेशेंट होते थे उनकी देखभाल करना, तथा साथ में ट्रेनिंग तथा काउंसलिंग। इस तरह के प्रोग्राम्स इन कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स पे चलाए जाए गए। धीरे धीरे अमेरिका और कनाडा में जो है ये कम्युनिटी मेंटल हेल्थ सेंटर्स जो थे, इनको एक नया रूप दिया गया, जिनको क्राइसिस इंटरवेंशन सेंटर कहा जाता था, उसके रूप में विकसित किया।
इन सेंटर्स का मुख्य उद्देश्य होता था मानसिक रोगियों को तुरंत सहायता पहुंचाना। इन केंद्रों में उपचार के लिए पहले से समय निश्चित करके मिलना जरूरी नहीं होता था। सभी वर्ग, सभी आय के लोगों को सहायता के लिए तुरंत यहाँ कदम उठाया जाता था। एक अलग से भी मानसिक रोगियों के उपचार के लिए एक हॉटलाइन टेलीफोन सेंटर्स बनाए गए, जिसमें उसको फ़ोन से ही सूचना प्राप्त करके मानसिक रोगियों का उपचार किया जाता था। सबसे पहले इस तरह का हॉटलाइन टेलीफोन सेंटर लॉस एंजल्स के चिल्ड्रन हॉस्पिटल में बनाया गया और इन दूरभाष केंद्रों की सफलता जो थी इतनी ज़्यादा थी कि धीरे धीरे सभी जगह बड़े बड़े शहरों में और यूनिवर्सिटीज़ के कैंपस में इस तरह के आपातकालीन सेवा केंद्र खुल गए और सभी देशों में धीरे धीरे इस तरह के सेंटर्स खोले जाने लगे। धीरे धीरे जब साइंटिफिक पीरियड आया तो असामान्य व्यवहार के लिए जो ह्यूमन ट्रीटमेंट जो था, मानवीय उपचार पर बल दिया गया। सोशल एनवायरनमेंट भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताया गया कि किस तरह से जो है मेंटल हॉस्पिटल्स में लोगों को उपचार किया जाना चाहिए। तो ये एक हमारा असामान्य मनोविज्ञान या असामान्य व्यवहार के लिए किस तरह से हमारा विकास हुआ, उसके इतिहास के बारे में हमने जाना। अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे किसको हम असामान्य व्यवहार कहते हैं, क्या क्या उसकी कसौटियाँ हैं, इंडिकेटर्स हैं। धन्यवाद।